नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में काव्य विधि के अंतर्गत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। काव्य विधि का पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो का ही नहीं, हिंदी परख चैनल का ही टैगलाइन है लो टाइम मोर फैक्ट्स। आप मेरे जितने वीडियो देखे होंगे सब में पढ़ाई के समय कोई अनावश्यक बातें नहीं, कोई गप नहीं, इसलिए कम समय में अधिक तथ्यों तक आपकी पहुंच हो इसका प्रयास रहता है। सबसे पहले जानते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1959 ईस्वी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कविता संग्रह हैं काठ की घंटियाँ पहला काव्य संग्रह है, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खोटियों पर टंगे लोग पर 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। 1983 ईस्वी में क्या कहकर पुकारूं कोई मेरे साथ चले। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रसिद्ध उपन्यास हैं सूने चौखट, उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कच्ची सड़क। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं बकरी, जिसका प्रकाशन काल है 1974 ईस्वी, लड़ाई, जिसका प्रकाशन काल है 1979 ईस्वी। बकरी नाटक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने नेताओं के मुखौटे को उतार रख दिया है और इसी कारण 1975 में आपातकाल के दौरान इस नाटक को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब गरीबी हटाओ, जिसका प्रकाशन काल है 1981 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रसिद्ध नाटक बकरी हैं, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। कहानी संग्रह इनका है अंधेरे पर अंधेरा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के एकांकी हैं कल भात आएगा, हवालात, रूपमती, बाजार बहादुर, होरी, धूम मचोरी। इनके यात्रा संस्मरण हैं कुछ रंग कुछ गंध। निबंध संग्रह इनका प्रसिद्ध चर्चित निबंध संग्रह है चर्चे और चरखे। बाल साहित्य को भी इन्होंने समृद्ध किया है। भो भो खो खो, लाख की नाक, बतूता का जूता, महंगो की टाई, ये बाल साहित्य के अंतर्गत इनके प्रसिद्ध कविताएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिनमान पत्रिका के उप संपादक बने, बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। दिनमान पत्रिका के उप संपादक बनने का आग्रह किया था अज्ञेय ने। इनको पुरस्कार मिला है खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह है। इसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1983 ईस्वी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद जानते हैं नागार्जुन को। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है और बचपन का नाम ठक्कन मिश्र। नागार्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से रचना किया करते थे। डॉक्टर नामवर सिंह ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने नागार्जुन को क्या कहा? आधुनिक युग का कबीर। अरुण कमल के शब्दों में शब्दों को वे इस तरह फेंटते हैं जैसे ताश के पत्ते फेंट कर कहीं से काट लिया। मैथिली उपन्यास इनका है। मैथिली भाषा में बाबा नागार्जुन ने कुल 3 उपन्यासों की रचना की, जिनका बाद में हिंदी भाषा में भी अनुवाद हुआ। पारो मैथिली में रचित प्रथम उपन्यास है। नवतुरिया बलचनमा गोदान से आगे की कथा है। पारो, नवतुरिया, बलचनमा ये मैथिली भाषा में लिखे गए 3 उपन्यास हैं, जिनका हिंदी रूपांतरण भी किया गया। बलचनमा को गोदान से आगे की कथा कहा जाता है। पारो मैथिली में रचित प्रथम उपन्यास है। साहित्य जगत में नागार्जुन को नाग बाबा के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन के मैथिली काव्य संग्रह है चित्रा, जिसका प्रकाशन काल है 1949 ईस्वी। पत्रहीन नग्न गाछ, यहाँ पर पत्र होगा, पत्रहीन नग्न गाछ, जिसका प्रकाशन काल है 1967 ईस्वी। पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है नागार्जुन को।
बांग्ला साहित्य से उन्होंने अपने हिंदी भाषा को समृद्ध किया है। मौसमी बनर्जी की सहायता से इन बांग्ला कविताओं का द्विभाषी बांग्ला हिंदी संकलन तैयार किया। यह संकलन मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा नाम से प्रकाशित हुआ। नागार्जुन की कहानियां हैं 12 कहानियों का संग्रह 1982 ईस्वी में आसमान में चंदा तेरे नाम से प्रकाशित हुआ। 28 जनवरी के सीजल परीक्षा में भी यह प्रश्न आया था। आसमान में चंदा तेरे नागार्जुन की कहानियों का संग्रह है, जिसका प्रकाशन काल है 1982 ईस्वी। इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ, बरगद पेड़ के काटने के बाद गांव के लोगों की यह कहानी है बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, इमरतिया, उग्र तारा, जमनिया के बाबा इनके उपन्यास हैं। नागार्जुन के अन्य उपन्यास भी हैं कुंभी पाक, अभिनंदन, नई पौध, पारो हिंदी और मैथिली भाषा दोनों में लिखा गया है। निबंध संग्रह इनका है अन्नहीनम क्रियानम। निबंध संग्रह इनका है अन्नहीनम क्रियानाम। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताएं हैं राम के प्रति। नागार्जुन की हिंदी की पहली कविता राम के प्रति है। गुलाबी चूड़ियाँ। गुलाबी चूड़ियों के माध्यम से नागार्जुन अपनी पुत्री को याद करते हैं। वे लिखते हैं गुलाबी चूड़ियाँ में प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक सी लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी। इसके बाद इनका है अकाल और उसके बाद, बहुत चर्चित इनका प्रसिद्ध कविता है। 1943 में बंगाल अकाल हुआ था जिसमें 20 लाख लोग मारे जाते हैं। इस अकाल के बाद उन्होंने लिखा है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अकाल और उसके बाद की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सिंदूर तिलकित भाल में उन्होंने लिखा है घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। इस कविता के माध्यम से नागार्जुन ने अपनी पत्नी और गांव को याद करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता के माध्यम से नागार्जुन अपने 6 से 8 महीने के पुत्र को याद करते हैं और उसकी मुस्कान का वर्णन करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नगनगाछ के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है 1969 ईस्वी में। नागार्जुन को साहित्य अकादमी का पुरस्कार पत्रहीन नगनगाछ पर मिलता है। कब मिलता है? 1969 ईस्वी में। मैथिली काव्य संग्रह है। इसके बाद जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। भारत में जब टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ तो उसका भारतीय नामकरण दूरदर्शन सुमित्रा नंदन पंत ने ही किया था। टेलीविज़न का हिंदी भाषा में रूपांतरण किया, अनुवाद किया है दूरदर्शन सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। बचपन में सुमित्रा नंदन पंत का नाम गोसाई दत्त था, लेकिन हाई स्कूल के समय उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। दिनकर ने पंत को अप्सरा लोक का कवि कहा है। अप्सरा लोक का कवि सुमित्रा नंदन पंत को किसने कहा? दिनकर ने कहा। और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और भारत का वर्ड्सवर्थ सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। पंत की काव्य यात्रा के 3 प्रमुख चरण देखने को मिलते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद और श्री अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने आध्यात्मवाद के दर्शन दिखलाई पड़ते हैं उनकी कविताओं में। वर्ष 1960 में उनका काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को। वर्ष 1968 में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 ईस्वी में चिदम्बरा काव्य संग्रह पर। 1961 में भारत सरकार ने साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण मिलता है 1961 ईस्वी में। इसके बाद जानते हैं पंत की रचनाएं। छायावाद काल 1918 से 1936 ईस्वी। इस छायावाद काल के अंतर्गत उन्होंने वीणा पहला काव्य संग्रह लिखा है।
पंत का पहला काव्य संग्रह वीणा है। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार पल्लव को कहा जाता है छायावाद का मैनिफेस्टो। छायावाद का मैनिफेस्टो किसको कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है ग्राम्य इंद्रजाल। वीणा, पल्लव, ग्राम्य इंद्रजाल छायावाद कालखंड के अंतर्गत लिखे गए काव्य संग्रह हैं। 1936 के बाद वे प्रगति काल के प्रगतिवाद से प्रभावित होते हैं। प्रगतिवाद काल का कालखंड है 1936 से 1950। इसके अंतर्गत उन्होंने गुंजन लिखा है, स्वर्ण किरण लिखा है, युगांत लिखा है। छायावाद के अंत का मैनिफेस्टो युगांत है और छायावाद का प्रारंभ का मैनिफेस्टो पल्लव है और छायावाद के अंत का मैनिफेस्टो युगांत है। लोकायतन अंतिम काव्य संग्रह उनका है। पंत का एकमात्र महाकाव्य है लोकायतन। इस लोकायतन में गांधी जीवन पर आधारित है यह लोकायतन। इसके बाद वे आध्यात्मवाद काल इनका रहा है 1950 से 1977 ईस्वी, जब वे महर्षि अरविंद से मुलाकात होती है तो आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने का वो प्रण लेते हैं। और इसके बाद उनके जो रचनाएं आई है चिदम्बरा, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, सत्यकाम, आंसू और फूल। जानते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, पीड़ा की गायिका कहा जाता है, वेदना की कवित्री कहा जाता है। निराला ने उन्हें विशाल मंदिर का वीणा पाणी कहा। यह भी 28 जनवरी को आया था। विशाल मंदिर का वीणा पाणी यानी सरस्वती निराला ने कहा महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार 1932 में संभाला। चांद पत्रिका के वे संपादक बनते हैं। इसके बाद 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था नील आकाशेर। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह है निहार, जिसका प्रकाशन काल है 1930 ईस्वी, रश्मि, जिसका प्रकाशन काल है 1932 ईस्वी, नीरजा, जिसका प्रकाशन काल 1933 ईस्वी, सांध्य गीत, जिसका प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी। नीरजा में 58 वेदना गीत है। इसी नीरजा के कारण उन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है। निहार में 47 कविताएं हैं और प्रेम और अध्यात्म से जुड़े हैं। महादेवी वर्मा की गद्य और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, जिसका प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी, इनका रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं, ये भी रेखा चित्र है जिसका प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी। पथ के साथ ही 1956 ईस्वी। मेरा परिवार 1972 ईस्वी। मेरा परिवार में अपने पालित पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। पथ के साथ ही मेरा परिवार, इनको कहा जाता है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। महादेवी वर्मा को मिले पुरस्कार हैं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। कब दी? 1956 ईस्वी में। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी, 1971 ईस्वी में। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। यामा में इनका जो काव्य संग्रह था निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा के नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इसके बाद जानते हैं मैथिली शरण गुप्त को। उनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं से एक भारत भारती के लिए उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया था। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने, भारत भारती काव्य रचना के प्रकाशन के बाद। साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से जाना जाता था। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं साकेत महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन काल है 1931 ईस्वी। इसमें उर्मिला की विरह का वर्णन किया है। और यशोधरा 1932 ईस्वी प्रकाशन काल है। जयद्रथ वध प्रकाशन काल है 1910 ईस्वी। भारत भारती 1912 ईस्वी। पंचवटी, जिसका प्रकाशन काल है 1925 ईस्वी। इसके बाद इनका है द्वापर 1936 ईस्वी। सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन। नहुस देखेंगे यहाँ पर, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता द्वारा रचित हिंदी साहित्य का पहला नाटक नहुस है।
लेकिन मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह काव्य संग्रह है नहुस। अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान 1917 ईस्वी में रचित है। मैथिली शरण गुप्त के नाटक हैं रंग में भंग 1909 ईस्वी में सबसे पहले लिखा गया, इनका है रचना रंग में भंग 1909 ईस्वी। राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक इनके नाटक हैं और शक्ति इनके नाटक हैं। इनके अन्य नाटक है सैरंध्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा है यहाँ पर, हिंदू, चंद्रहास। कविताओं का संग्रह है इनका उच्छ्वास। इसके बाद जानते हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी यह उनकी मशहूर रचना थी जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बचपन का नाम है झारखंडी जयशंकर प्रसाद का। आधुनिक कविता के सुमेरु कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर गणपति चंद्र ने और इला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। छायावाद का जनक किसने माना? जयशंकर प्रसाद को इला चंद्र जोशी ने और डॉक्टर गणपति चंद्र ने। जयशंकर प्रसाद को भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। ब्रज भाषा में कलाधर नाम से भी कविताएं लिखा करते थे। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नाग, यज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट। इनकी काव्य रचनाएं हैं कामायनी जिसका प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है और इसे पूरा करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1961 ईस्वी में इरावती उपन्यास को। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं पंचायत, इंद्रजाल, आंधी, छाया, देवदासी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद के प्रेम पथिक जिसका प्रकाशन काल 1905 ईस्वी। इनका प्रथम काव्य संकलन है प्रेम पथिक। झरना जिसका प्रकाशन काल 1918 ईस्वी। इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना को कहा जाता है। इसके बाद जानते हैं कामायनी के संबंध में विशेष तथ्य। कामायनी जिसका प्रकाशन काल 1935 ईस्वी। इसका कथानक लिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है। मत्स्य पुराण ऋग्वेद से भी लिया गया है। ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, शतपथ ब्राह्मण से यह प्रभावित है कामायनी। कामायनी का काव्य रूप है प्रबंध महाकाव्य है। कामायनी में 15 सर्ग है और प्रथम सर्ग का नाम चीता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। प्रथम सर्ग सबसे छोटा है, यहाँ पर सबसे छोटा होगा, और आनंद सबसे बड़ा सर्ग है, यहाँ पर बड़ा होगा। कामायनी में मंगलाचरण नहीं हुआ है। मंगलाचरण में क्या होता है कि देवी देवताओं की स्तुति किया जाता है रचनाओं के प्रारंभ में, लेकिन कामायनी में ऐसा नहीं है। इनके पात्र है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी के पात्रों के सर्ग के अनुसार किस सर्ग में कौन सा पात्र आया है, जैसे पहला सर्ग है चिंता और 15वां सर्ग है आनंद। इससे संबंधित एक ट्रिक बना हुआ है जो शॉर्ट वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। इनका मुख्य पात्र जो है मनु है, जो मन का प्रतीक है। ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि मनु किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी पाओ। जयशंकर प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है शांति द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद
कामायनी को किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास कामायनी को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है। डॉक्टर इंदुनाथ मदान के अनुसार कामायनी एक असफल कृति है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कामायनी एक आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। 1925 ईस्वी में रचित है। इसमें 133 छंद है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है आंसू को। सज्जन 1910 ईस्वी में, यह इनका पहला नाटक है सज्जन। नेक्स्ट वीडियो में काव्य कुंज के कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का अभ्यास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परह को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।